गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 8 वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने लास्ट लेक्चर जो अपना लेक्चर नंबर 7 था उसमें अपन ने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स के मॉडल्स। आज है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका क्या इम्पैक्ट है और कैसे ये परफॉर्मेंस पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो देखिए, इसको शुरुआत करते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, प्रोसेस कर रखा है, जो भी वो चला रही रन हो रही हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उनके यहाँ जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, जो लोगों का इंटरेस्ट आपके बिज़नेस में जुड़ा हुआ है, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस आपके बिज़नेस की अच्छी मानी जानी चाहिए। तो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। आप लोगों की जो क्वालिटी है, डेडिकेशन है, एंथुजियाज़म है, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स है, जिसमें वो एक्सपर्टाइज़ है, ये सारी चीज़ें हैं ना फुलफिल लेवल पे या एक पर्टिकुलर हायर लेवल पे काम करनी चाहिए। तो यदि हम रिसोर्स बेस की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है ये डिलीवर क्या करता है? एडिड वैल्यू। एडिड वैल्यू किस टर्म्स में कर रहा है? ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा लोग आपको समझ सके। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसी चीज़ में अच्छा काउंट किया जा रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गेस्ट 1997 में क्या हुआ था, ये अज्यूम किया गया था कि यदि अगर आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो तभी हो सकता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है, जो पीपल्स काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाए। तो ये तभी हो सकता है जब एचआरएम जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े आपकी उसकी परफॉर्मेंस पर। तो गेस्ट मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर है उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि अगर मोटिवेशन और कमिटमेंट के थ्रू उसके बिहेवियर को हम आउटकम अच्छा ला सकते हैं। यदि उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा, कमिटेड रहेगा, तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देख रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जो एचआर प्रैक्टिसेस है उसका डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयज़ के कमिटमेंट पर, उसके इंगेजमेंट पर, उसके मोटिवेशन लेवल पर, उसकी स्किल्स पर इम्पैक्ट डालता है। तो जब एम्प्लॉयज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। किन टर्म्स में? क्वालिटी की टर्म्स में, प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में, हायर कस्टमर वैल्यू के टर्म्स में। और इसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी क्या होती चली जाती है? इम्प्रूव होती चली जाती है। और जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी उतना आपकी कंपनी को फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा और ये सारी एक्टिविटीज़ स्मूथ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आजकल की जो मॉडर्न स्टडीज़ है उसके अंदर ये देखा गया है कि 2 इश्यूज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड। कौन कौन से इश्यूज़ देखे गए? सबसे पहले देखा गया है कैजुअल एम्बिग्विटी और दूसरा लिखा है कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल या कॉजुअल एम्बिग्विटी। कॉजुअल एम्बिग्विटी का मतलब है कि कई सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कारण और इफ़ेक्ट से। तो यहाँ जो मतलब है वो ये कि आपके एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, वो कई अदर फैक्टर के साथ भी इन्फ्लुएंस हो रही है। जैसे इकोनॉमिक और बिजनेस फैक्टर्स, ये दोनों क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि इकोनॉमिक फैक्टर क्यों किसी वजह से कुछ चीज़ों में इकोनॉमिक चेंजेस हम देख रहे हैं वो हमें बहुत कम मालूम चल पाता है। ऐसे बिज़नेस के भी कई सारे फैक्टर्स हैं या कई सारे सिचुएशंस हैं जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में रिलेटेड हैं और एक कॉज की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट आ सकता है। ऐसे ही आता है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी क्या कहता है कि जितने भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो देयर इज़ अ इमर्जिंग कंसेप्ट। यहाँ पे एक इमर्जिंग कंसेप्ट आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम एंड कल्चर। जिसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे सस्टेन कर सकती है यदि उसके यहाँ वर्क सिस्टम अच्छा है, उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ अपनी मेहनत और अपने रोल को पहचानते हैं और उस प्रकार से काम कर रहे हैं, और उसके रिटर्न में जो मैनेजर है, ये जो सिस्टम है, ये पीपल्स को हायर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी कर रहा है। यदि हम देखें कि कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला आता है इंगेज योर पीपल, बिल्ड ट्रस्ट। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि जो उसके मैनेजर्स हैं, जो उसके एग्जीक्यूटिव हैं, वो उसको केयर करते हों, वो एम्प्लॉयज़ की चीज़ों को समझते हों, एम्प्लॉयज़ को समझते हों, और वो अगर ये समझते हैं कि यदि सक्सेस पानी है तो कमिटमेंट होना ज़रूरी है। तो हर एक एम्प्लॉय जो भी उसकी स्किल्स है और एक इफ़ेक्टिव डिग्री तक उसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। हमें हर डिपार्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि प्रोसीजर्स पर,
टारगेट्स पर, एक्टिविटीज़ पर, कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा आता है लीवरेज द हाई इम्पैक्ट लीडरशिप प्रैक्टिसेस। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आजकल की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या यूँ कहें किंग है। तो पर ये एक तरीके से देखा जाए तो बिगेस्ट चैलेंज भी है। तो इसमें चैलेंजेस के साथ क्या है, कुछ वीकनेस भी है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगा, सिंपल होगा, सही लैंग्वेज होगी, क्रिएटिविटी होगी, इंटरेक्टिव होगा, डेली कंसर्न होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, टारगेट, प्रोग्रेस, ऑब्स्टेकल, सॉल्यूशन, अगर ये सारी चीज़ें डेली डिस्कस की जा रही हैं, हर एक को प्रॉपरली क्लियरली कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, वो डाउन में जाएगा। तो उनको, डिपार्टमेंट्स को और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या बताना है, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, कस्टमर को सर्विस कब देनी है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, ये सारी बातें हमें उसमें डिस्कस करनी होती हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई एंड रिमूवल द इंटरनल रोड ब्लॉक्स। कितना आपने अपने कंपटीशन को जान रखा है और आप उनसे कैसे डिफरेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी उनसे किससे डिफरेंट है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफरेंट है। ऐसे ही कि जो लोग पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है कि आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो प्रोसीजर है, वर्क प्रोसीजर, क्या हम चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं, वो भी जल्दी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स है, इन दोनों के बीच में कहीं कुछ रिलेशनशिप या कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को रोकती है। तो यदि कहीं भी ऐसा कोई हर्डल या ऑब्स्टेकल हमें नज़र आ रहा है तो हमें इसको दूर करना है। अलाइन योर मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिक्स का मतलब है कि हमें ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस डालती हैं। आपका जो मैट्रिक्स है, जो अपन ने HR मैट्रिक्स बनाया था, ये आपको ग्रेटर वैल्यू दे रही है। जब हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं या हम वर्क को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं या शेड्यूल कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन सा वर्क पहले करना है, उसमें भी हमारी HR मैट्रिसेस हमें हेल्प करती है। ऐसे ही कुछ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिसेस होती हैं जो कि सीधे सीधे हमारे कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन से रिलेट करती हैं और हमें हमारी स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। कैसे ये मैट्रिसेस को हमें चूज़ करना है, कैसे मेज़र करना है, कैसे इसे कस्टमाइज़ करना है, ये डिपार्टमेंट लेवल पे समझना ज़रूरी है। और यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं रिलेट करती है। अब नेक्स्ट आता है कि यूज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्क फोर्स को टाइमली बेसिस पर क्या करती है, या तो रिटायर कर देती है या फिर उनको VRS दिलवाती है और नए लोगों को रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग देना चाहती है। और कई बार ये भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं जिसकी वजह से लोग सीखना नहीं चाहते या अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते या अपना ग्रोथ नहीं करना चाहते। तो कि हमें ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं रिटायर हो रहे हैं या हमने उनको वक्त से पहले चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी है। आपने जो ट्रेनिंग के एफर्ट्स किए हैं, क्या वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे? क्या आपका जब आपने वर्क फोर्स को डेवलप करने का सोचा तो क्या आपने लोगों को और डेवलप किया, उनके कैरियर रिगार्डिंग उनको समझाया? जो लोग भी ट्रेनिंग को रिसीव कर रहे हैं, क्या वो आज की तारीख के हिसाब से अपडेटेड ट्रेनिंग है? और जब उनके कैरियर पाथ और उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या फ्यूचर में उनको लगता है कि ये ट्रेनिंग हमें कहीं हेल्प करेगी? तब तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में चली जाएंगी। तो हम देखते हैं हमारे लिए कोई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं HRM में। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट क्या है, वो सभी फोर्सेस जिसमें आपका बिजनेस जो है काम कर रहा है, रन हो रहा है और सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की। ये वो फोर्सेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल पार्ट है। जैसे तो इसके अंदर देखिए यूनियन, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये वो चीज़ें हैं जो HR मैनेजर को करने पड़ती हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका यूनियन। यूनियन क्या कहता है? ट्रेड यूनियन कौन सी है? ये वो फॉर्म हो रही है जो आपके मेंबर और वर्कर्स के इंटरेस्ट को गार्ड करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जैसे जब आप एचआर की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आप पूरे करते हैं, तो आपको एक बार अपने ट्रेड यूनियन लीडर से भी कंसल्ट करना चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती चली जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो हर एक, जैसे हमने देखा कि हर एक कल्चर अलग अलग होता है, हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर भी अलग अलग है। तो हम इसी वर्किंग कल्चर से इन ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, उसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे क्या कोर वैल्यूज़ और बिलीफ है, और हर मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या सोच के चलता है। क्या वैल्यू फॉर टाइम हमारे यहाँ पे कल्चर है, क्योंकि रिलायंस का भी एक स्लोगन है कि समय की बड़ी कीमत होती है, और कोई चीज़ समय से पहले कर दी जाए वो ज़्यादा अच्छा है, यानी डेडलाइन का हमें वेट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आती है एचआर प्रैक्टिसेस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड दैट बेस्ट फिट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देयर इज़ अ ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड द एम्प्लॉय एटीट्यूड। कई दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हैं, और कॉन्फ्लिक्ट यूजली सरफेस बिकॉज ऑफ ड्यूअलिटीज़, जैसे पर्सनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, डिसिप्लिन, ऑटोनॉमी, राइट ड्यूटीज़ एक्सेट्रा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, इनका आपके एचआर की एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा बियर होता है, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही होते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? ये वो फोर्सेस हैं जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज पे इम्फेक्ट डालते हैं। अब एक्सटर्नल में कौन सा है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में कैसे, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इकोनॉमिक फोर्सेस वो होते हैं जिसके अंदर रेट, ग्रोथ रेट और स्ट्रेटेजी समझ में आती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समझ में आता है, नेशनल पर इनकम समझ में आती है, मनी समझ में आती है, कैपिटल मार्केट समझ में आता है, कंपटीशन समझ में आता है, इंडस्ट्रियल लेबर समझ में आता है, ग्लोबलाइजेशन समझ में आता है। ये वो सभी फोर्सेस है जो कि आपकी वेजेस और सैलरी पे भी इफेक्ट डालेंगे। अगर हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, रिजर्वेशन बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इसमें चॉइस सिस्टम आ जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो इसको जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमें वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन समझ में आती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने तीन चीज़ों को रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर को मतलब है कि पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, जो कि सेंट्रल लेवल ने असेंबली के अंदर एक कोई लॉ पास करवा रखा है, और वो लॉ जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये वो गवर्नमेंट है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, या यूँ कहें कि ये ऐसे कानून है जो कि गवर्नमेंट लागू करती है। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? इन सब चीज़ों को कि लॉज के हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसको वॉच करने के लिए जुडिशरी को रखा गया है, और ये इस बात को इंश्योर करती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अपने अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी का है एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन जो कि आपकी कंपनी में टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आपकी एचआर के फंक्शंस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे पहला, ये आपके लिए जॉब्स को क्रिएट भी करते हैं, आपको अपग्रेड भी करते हैं। दूसरा, यदि एक को लगता है कि एक एम्प्लॉय इस जगह पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा पर इसके अंदर स्किल्स हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तीसरा, आजकल के हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को इन चैलेंजेस को कॉप अप करना बड़ा मुश्किल है, और उसके हिसाब से आपको अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। और चौथा है क्या कि टेक्नोलॉजी ने क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर दिया। तो फाइनली क्या है कि जो आपके वर्कर्स हैं, ये इनको आजकल के समय में काफ़ी हाईली प्रोफेशनलाइज्ड होना ज़रूरी है, और काफ़ी नॉलेजेबल होना ज़रूरी है यदि वो कंपनी में रह के काम करना चाहते हैं। फिर डेमोग्राफिक, जैसे इनकम, एज, लिटरेसी, मोबिलिटी। आजकल का जो मॉडर्न फोर्स है, ये अगर देखा जाए तो उसके अंदर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वुमेंस भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल टाइड वर्कर्स भी हैं। तो वर्कर्स क्या है आजकल में, इनको नॉलेज वर्कर्स कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं इनको नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो ट्रेडिशनल लाइन है बिटवीन मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्कर्स के बीच में, ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है।
एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, वो डिमांड चाहते हैं, डिमांडिंग है बड़े आजकल, और किस की डिमांड कर रहे हैं, पैसों की, रेम्यूनरेशन की। जैसे जैसे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, रेम्यूनरेशन की बात बढ़ाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी चीज़ें हैं कंसीडर करने की। तो यही था बच्चों उसका टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज अपना यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।